दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये एक मजाकिया बात लगे। लेकिन बुर्किना फासो में इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा अनोखा प्लान शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का गढ़ बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, बेकार और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और यह सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम तरावरे को यह अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या यह सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई पर्यावरण से जुड़ी यादें जना है? यह वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान करके रख दिया है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह खतरनाक प्रोजेक्ट कैसे बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों पर निर्भर करने वाला मुल्क, जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, वहां की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थीं या फिर गर्मियों में फट जाती थीं। देहातों और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और खतरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें घंटों तक धंस जाती थीं। इन्हीं हालात ने इब्राहिम तरावरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो कम खर्च, देर तक चलने वाली और माहौल के एतबार से महफूज हो। इसी बीच में पुराने रबर के टायरों से सड़कें बिछाने का प्लान सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नाकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंसकर पर्यावरण प्रदूषण की वजह बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से जमीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया। उनके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबर से अच्छे से चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तकनीक न सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बल्कि खर्च में भी आम सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, यह सड़कें जलजले और बारिश के झटकों को बेहतर तौर पर जज्ब करती हैं। रबर की खासियत है कि यह कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता नहीं। यही वजह है कि बुर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां अब बड़े शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम तरावरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें हजारों यंगस्टर्स को रोजगार भी दिया। रबर के टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक, हर काम में लोकल मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई, बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा। हैरतअंगेज तौर पर कुछ लोकल इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया कि अगर टायरों के बीच की खाली जगहों में रेत या खास प्लास्टिक मटेरियल भरा जाए तो इनकी मजबूती और ज्यादा बढ़ सकती है, और यह काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है कि इस मंसूबे के जरिए बुर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी चोट लगाई है। आमतौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती बिटुमेन, एस्फॉल्ट और दूसरा सामान बाहर से मंगवाया जाता है, जो फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायर जैसे लोकल और बेकार मटेरियल से काम लिया जाए तो मुल्क की इकोनॉमी पर बोझ कम होता है। यही वो चाल है जो इब्राहिम तरावरे ने खामोशी से खेली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माली शिकंजे को चकमा दिया। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। कई अफ्रीकी मुल्क जैसे माली, नाइजर और चाड के प्रतिनिधिमंडल बुर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस रोडिंग मॉडल की जांच करें और इसे अपने यहां अपनाएं। कुछ यूरोपीय पर्यावरण से जुड़े लोगों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल का नाम देकर तारीफ की है। उनका कहना है कि अगर अमीर मुल्क भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो गंदगी में कुछ हद तक कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहिम तरावरे के लिए यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, आत्मनिर्भरता का, लोकल ताकतों पर भरोसे का और यह साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत यह है कि वह यह कर चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आर्टिफिशियल रिवर यानी आर्टिफिशियल कैनाल के बारे में जो इब्राहिम तरावरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। यह सिर्फ एक पानी की नाली नहीं है, बल्कि एक ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो बरसों से
बुर्कीना फासो के किसान देखते चले आ रहे थे, मगर कभी इसे हकीकत में बदलने वाला कोई आया नहीं। बुर्कीना फासो के गांवों में अक्सर किसानों की फसलें बारिशों की कमी की वजह से तबाह हो जाती थीं। खेतों में बीज तो बो दिया जाता, मगर पानी न मिलने की वजह से वह जमीन ही जमीन रह जाता। अनाज न उगता, घर में फाके होते और किसान सिर्फ आसमान की तरफ देखकर दुआ ही कर सकता था। इब्राहिम त्राओरे ने जब सत्ता संभाली तो वह सिर्फ नेता बनकर नहीं आया था, वो एक ऐसा लीडर था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर जमीन हरी होगी तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, बरामदात बढ़ेंगी और बुर्कीना फासो तरक्की करेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने आर्टिफिशियल रिवर का एक बड़ा प्लान शुरू किया। यह नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। यह कैनाल सिस्टम बारिश के पानी को झकीरा करने और इसे सारा साल खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। यानी अब किसान को न बादलों का इंतजार करना है, न दुआओं पर गुजारा करना है। अब पानी उसकी मुट्ठी में होगा। यह मंसूबा सिर्फ खेती बाड़ी नहीं संवारेगा, बल्कि इससे मुल्क के एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदावार बढ़ेगी, खुराक की आत्मनिर्भरता हासिल होगी और मुल्क के फॉरेन एक्सचेंजिंग में काफी इजाफा होगा। न सिर्फ गेहूं चावल या मकई, बल्कि सब्जियां, फल और दूसरी चीजें अब मुल्क के अंदर पैदा होंगी और शायद बाहर भी बेची जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मॉडर्न सिटी के बारे में जो इब्राहिम त्राओरे बुर्कीना फासो के दिल में बसा रहा है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो दिन ब दिन अपनी पूरे होने के करीब जा रही है। बुर्कीना फासो, जहां कभी दिन के वक्त भी घरों में अंधेरा होता था, जहां माएं लकड़ी जलाकर खाना पकाती थीं और बच्चे पढ़ने के लिए लैंप का सहारा लेते थे, आज वही मुल्क एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। जी हां दोस्तों, यह है सोलर सिटी, एक मुकम्मल आत्मनिर्भर वातावरण दोस्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सजा शहर, जहां बिजली के खंभे नहीं होंगे, तेल या गैस की जरूरत नहीं होगी और न ही भारी बिलों का बोझ पब्लिक पर डाला जाएगा। यहां हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगेगा जो खुद अपनी बिजली पैदा करेगा। इब्राहिम त्राओरे जानते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होता। असल तरक्की वो होती है जो हर शख्स की जिंदगी में आसानी लेकर आए। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की ताकि न सिर्फ मुल्क में बिजली का संकट खत्म हो, बल्कि यंगस्टर्स को रोजगार भी मिले, क्योंकि सोलर पैनल बनाने, लगाने और संभालने के लिए बड़ी तादाद में लोकल हुनरमंदों की जरूरत है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे बुर्कीना फासो के लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ स्कूल होंगे जहां बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसें होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी और फ्री सोलर इंटरनेट जोन होंगे ताकि यंगस्टर्स दुनिया से जुड़ सकें। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर नजर भी नहीं आता था, आज वो एनवायरनमेंट, बिजली और आत्मनिर्भरता के मैदान में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। यह सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इब्राहिम त्राओरे ने मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि अमल किया। अगर आपको लगता है कि इब्राहिम त्राओरे का यह सफर सिर्फ बुर्कीना फासो का नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका, पूरे आलमे इस्लाम और दुनिया भर के मजलूम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि दुनिया देखे कि चेंजिंग सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती, बल्कि एक सच्चे बाअसर लीडर के हाथ में भी इनकलाब की कुंजी हो सकती है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इन तमाम प्लान में सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लान कौन सा लगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम त्राओरे की अकल, हिकमत और दूरंदेशी की वजह से बुर्कीना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम त्राओरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर भी नहीं समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बुर्कीना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम को यह आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यह मंसूबा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा।
तो दोस्तों, जब इब्राहिम तरावरे किसी काम के सिलसिले में किसी मुल्क में गए तो वहां उनके सामने दूध रखा गया। पूछने पर पता चला कि यह कोई आम दूध नहीं बल्कि गद्दी का दूध है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें यह प्रोटीन होते हैं। तरावरे ने बुर्कीना फासो की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि यह मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नजरों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्कीना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा। और उसने अपनी नजरें जमाई गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्कीना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। इब्राहिम तरावरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधी के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरतअंगेज फवायद रखे हैं जो इंसान की स्किन, जिस्मानी इम्यूनिटी और कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद साबित होते हैं। और ज्यादा रिसर्च की गई तो उसे यह भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गद्दी के दूध से बनी हुई चीजें लाखों डॉलर में बिक रही हैं और वहां के अमीर लोग इससे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर खरीद रहे हैं। यह देखकर इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि जब बुर्कीना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खेतों में खुशहाली लौटाई जाए। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम तरावरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वह बुर्कीना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उस दिन हुई जब बुर्कीना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे यूरोप के एक खास मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इटली गए। मीटिंग्स के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो तरावरे ने पूछा, "यह किसका दूध है?" मेजबान ने जवाब दिया, "यह कोई आम दूध नहीं, यह गधे का दूध है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें यह प्रोटीन होते हैं।" इब्राहिम तरावरे ने बुर्कीना फासो की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि यह मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नजरों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। बस यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्कीना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा। और उसने अपनी नजरें जमाई गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्कीना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। यह देखकर इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि जब यूरोप वाले गद्दी के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं, जब उनके रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है, तो फिर बुर्कीना फासो क्यों पीछे रहे। हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास यह जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं। इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि अगर हमने अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकाला और इसे आलमी मेयार के मुताबिक प्रोसेस किया और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया तो बुर्कीना फासो की किस्मत बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल गद्दी के दूध से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने बोझ समझकर नजरअंदाज किया, वही अब हमारी कौम का सहारा बन सकता है। यही ख्याल इब्राहिम तरावरे के दिलो दिमाग में घर कर गया और उसने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए। दोस्तों, यह मंसूबा इतना बड़ा है कि इब्राहिम तरावरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खुसूसी फैक्ट्रियां लगवाने की शुरुआत कर दी है, जहां गद्दी के दूध को वैश्विक स्तर के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफी नहीं था, इसलिए इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि किसानों को साइंसी तरीकों से तरबियत दी जाएगी ताकि वह गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सके। देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर दूध की बूंद की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत वसूल की जा सके। इब्राहिम तरावरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं, बल्कि वो इस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सुतून बनाने जा रहे हैं। गद्दी के दूध में मौजूद कुदरती अज्जा जैसे ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, स्किन की बीमारियों
और एलर्जी के इलाज में हैरतअंगेज तौर पर फायदेमंद साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बुर्किना फासो में अब गद्दी के दूध पर बनी दवाइयां तैयार की जा रही हैं, जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीदने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा इब्राहिम तरावरे ने गद्दी के दूध को ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए भी एक जबरदस्त मंसूबा बना लिया है। बुर्किना फासो में अब गद्दी के दूध से बनने वाली साबुन, क्रीमें, शैम्पू, सीरम और फेशियल मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो स्किन को निखारने, झुर्रियां कम करने और स्किन की बीमारियों के इलाज में हैरतअंगेज नताइज दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां अब बुर्किना फासो की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि यह प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और कुदरती अजजा से बनी होती हैं। इब्राहिम तरावरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो की औरतों को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में खास मुकाम दिया जाएगा, ताकि वह भी मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सके। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे का यह मंसूबा सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि बुर्किना फासो की गरीब आवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। वो किसान जो कभी दिन भर मेहनत के बावजूद अपने घरों में चिराग जलाने के काबिल नहीं थे, आज गद्दी के दूध से अपनी किस्मत बदल रहे हैं। देहातों में वो घर जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, अब गद्दी के दूध की कमाई से सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। बच्चे रात के वक्त भी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और औरतें अपने हाथों से बनी हुई प्रोडक्ट्स दुनिया के अमीर तरीन खरीदारों तक पहुंचा रही हैं। इब्राहिम तरावरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। बुर्किना फासो के गांव-गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने ले ली है, और यह सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के जरिए जिसे कभी कोई संजीदा नजर से देखने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम तरावरे ने साबित कर दिया है कि अकल, विजन और नियत हो तो एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। इसी तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमारे पास हैं, अगर हम उनकी कदर करें और सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे जो अफ्रीका के बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं, आप सोच नहीं सकते, उन पर पूरे 18 बार मारने की साजिश की गई है। वह कहते हैं कि जाको राखे साया मार सके। ना कोई कहने का सीधा सा मतलब है, जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति और मुस्लिम लीग के लिए मसीहा माने जाते हैं। अफ्रीका के एक छोटे से गांव से निकलकर आज वह अफ्रीका की सेना के कमांडर बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में फ्रांस की सेना को अपने देश से निकाल फेंका और पूरे बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन गए। वैसे तो यह देश बहुत गरीब माना जाता है और लोग भी इसे बहुत गरीब समझते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस राष्ट्रपति को कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं उनके दुश्मन, उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीडिया के मुताबिक इब्राहिम ट्रोरे पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 18 से भी ज्यादा बार हमला किया गया है। उन अटैक्स में ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग अटैक और कई तरह के अटैक करवाए गए हैं, और ऐसा कौन सा तरीका ना रह गया हो जो अटेम्प्ट ना हुआ हो। दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी यह इंसान बचने में कामयाब रहा। यही कारण है कि बुर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकी देश भी इब्राहिम ट्रोरे को दी मैन विद 80th लाइफ के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। इसका मतलब यह है, एक आदमी जो 18 जानों के साथ हो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि यह 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं जो इनको खत्म करने के लिए की गई थी। बाकी सब तो छोड़िए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक ऐसा सबसे बड़ा लीडर जो अभी जवान है, जो मौजूदा दुनिया का सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रपति है और जिसने गद्दी भी 2022 में संभाली है, और ऐसे नए नवेले और कम उम्र वाले इब्राहिम ट्रोरे से आखिर किन ताकतों को प्रॉब्लम है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या प्रॉब्लम है। अब किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, इस पर तो डिटेल में बात होगी ही, और थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर भी डाल लेते हैं जो उनको कत्ल करने में की गई थी। इनके ऊपर जितने भी एसोसिएशन, जितने भी अटेम्प्ट हुए थे, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट जानकारी कभी बाहर आने ही नहीं दी गई।
सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ ऐसे भी रीजन हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी इनकी जानकारी बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में जब बुर्किना फासो में विस्फोट इवेंट हो रहा था और एक बड़े इवेंट की शुरुआत हो ही रही थी जिसको अफ्रीका का कप ऑन ऑफ नेशन नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल उसी वक्त ही प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे के घर को उड़ाने का प्लान बनाया गया। और यह मौका इसीलिए चुना गया कि जो सिक्योरिटी होती है वह डिस्टर्ब रहती है, उसका ध्यान बाकी चीजों पर होता है। यह लोग लगभग अपने मंसूबे में कामयाब हो ही चुके थे, मगर इस प्लान के आखिरी अंजाम से चंद लम्हा पहले ही बुर्किना फासो की जो सिक्योरिटी थी वह रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की वजह से इसको अनकवर करने में कामयाब रही और फौरन ही इस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। हैरानी की बात तो यह है, इनके दुश्मनों ने इनके खिलाफ बैकअप प्लान भी बना रखा था। मतलब अगर इनका घर नहीं उड़ाया जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने उन गवर्नमेंट गाड़ियों को और उनमें से एक खास गाड़ी को उड़ाने का प्लान बना रखा था जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे बैठते हैं, उसी को विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। जब पहला प्लान फेल हो ही चुका था और वहां तक सिक्योरिटी आसानी से पहुंचने में कामयाब रही। इसी तरह का एक और मामला जिसने बुर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए वह तब हुआ था जब एक दिन इब्राहिम ट्रोरे के सबसे करीबी और खास होते हैं जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने यह खुलासा किया कि इब्राहिम ट्रोरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक इन्फ्लुएंसर बंदा बाहर से आया और जो इब्राहिम ट्रोरे के सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए और उन्हीं में से एक को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वह इब्राहिम ट्रोरे को खत्म कर सके, और उसने हामी भी भर ली थी। प्लान यही था कि इब्राहिम ट्रोरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वह नमाज अदा कर रहे होंगे, वह भी पॉसिबली मस्जिद के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे के आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे तो ले लिए और हामी भी भर ली थी। फिर उसके बाद लिहाजा उस गार्ड ने इब्राहिम ट्रोरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। इस तरह से एक और आतंकवादियों का प्लान फेल हो चुका था। उसके मुताबिक ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर यह करने की इजाजत नहीं दे सकता था। और ऐसा एक और अटेम्प्ट एसोसिएशन तब किया गया था जब बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे साहिल की बड़ी 2 कंट्री के साथ डील करने जा रहे थे। यह एक ऐसी डील थी जिसके अंडर में बुर्किना फासो, माली और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि तीनों देश एक अलायंस तैयार कर रहे थे जिसके अंडर न केवल मिलिट्री कंप्रेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक ऑपरेशन भी शामिल था। तीनों ही देश से फ्रांस और बाकी की फौजों को बाहर निकालना था और बाकी बहुत सारे फैसले भी लेने थे। मुद्दे की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे को तो इस इवेंट से 1 या 2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी और इसके बावजूद न जाने से और पीछे हटने से मना कर दिया। आखिरकार वह दिन आया। दुश्मनों ने उनको मारने के लिए ड्रोन से अटैक करवाया, लेकिन इस बार भी उनकी टीम किसी न किसी तरीके से उनको फेल और नाकाम करने में सफल रही। ऐसे एक मामला सितंबर 2023 में भी देखने को मिला था जब बुर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया था कि हमने एक मिलिट्री कूप को फेल कर दिया है, बल्कि इनकी मिलिट्री के अंदर ही उनको कत्ल करने और तख्ता पलट करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि बुर्किना फासो के हाई रैंक ऑफिसर उनके ऊपर बैठे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ कि बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया जानकारी थी बुर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर इब्राहिम ट्रोरे से जुड़ी हुई, वह दरअसल विदेशों को बेच रहे थे। इसीलिए बाद में यह भी दावा किया गया कि बाद में इन लोगों का एक नेटवर्क था जो कि बाहर की बड़ी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा था और इसी वजह से बुर्किना फासो में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे और प्रोटेस्ट इब्राहिम ट्रोरे के सपोर्ट में थे। 2023 में बुर्किना फासो में सोशल मीडिया पर तो भूचाल आ गया था जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के जरिए से यह दावा किया गया कि इब्राहिम ट्रोरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, ऐसे कई कारनामे हैं जो यहां पर इन्हें मेंशन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ये एक ऐसा मुस्लिम लीडर है, ये आज दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो ना जानता होगा।
हम आपको बता दें कि इब्राहिम तरोरे अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, मगर इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका जैसे बड़े बड़े और ताकतवर देशों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, क्योंकि यह लगातार हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे का एक ऐसा हैरतअंगेज वाकया बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम तरोरे अचानक से एक ऐसे बाजार में पहुंच गए, एक ऐसी मंडी में पहुंच गए जहां पर लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी, यानी कि जहां पर लड़कियों को बेचा जा रहा था। यह देखकर इब्राहिम तरोरे ने उन लड़कियों के साथ में जो कुछ किया, यह जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले इब्राहिम तरोरे के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया आज चांद से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन इसी दुनिया के एक कोने में यानी कि अफ्रीका में एक ऐसा मंजर भी मौजूद है जो इंसान की रूह को झकझोर देती है। यहां पर एक ऐसा बाजार लगता है जहां पर कोई चीज नहीं बेची जाती है, बल्कि लड़कियों की बोली लगाई जाती है। जी हां, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियां, जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि रो समाया होता है। वो ना ही मुकम्मल जवान होती हैं और ना ही बचपन से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी बोली लगाई जाती है। बाजार के बीच में इनके जिस्मों पर नजर चलती है, जबान कीमत लगाती है और वह लड़कियां खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर इसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है और वह कहती है कि बस बहुत हो गया। और वह आवाज है इब्राहिम तरोरे की, जो बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने जुल्म के इस सिस्टम को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अफ्रीका के कई इलाकों में आज भी जब फसलें तैयार होती हैं तो इस मौसम में यहां पर एक खास तरह का बाजार लगाया जाता है। लेकिन यह बाजार कोई आम बाजार नहीं होता है, बल्कि इसमें लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। इस बाजार में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाकर लाया जाता है, जहां पर खरीदार पहले से मौजूद होते हैं। इस बाजार में लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर उनकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत हर चीज पर नजर डाली जाती है और फिर उनकी बोली लगाई जाती है। और इनकी कीमतें भी इतनी सी होती हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। कभी एक बकरी के बदले लड़की को बेच दिया जाता है, तो कभी किसी मोबाइल के बदले, तो कभी चंद अफ्रीकी पैसों के बदले में बेच दिया जाता है। याद रखें, अफ्रीका में औरत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है। यह रिवायत यहां पर सदियों पुरानी है। कबाइल निजाम, जंगे, गुर्बत, इन सब ने औरत का सौदा किया है, कभी मवेशियों के बदले तो कभी गुर्बत के बोझ से निजात पाने के लिए बेटियों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अफ्रीका का वह कौन सा इलाका है जहां पर लड़कियों की मंडी लगाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि लड़कियों का यह बाजार अफ्रीका के मगरबी इलाके में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे मुमालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहां पर कोई बैनर नहीं लगता है और ना ही किसी दुकान का कोई बोर्ड लगा होता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि कौन लड़कियों को बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इन बाजारों को मकामी जबान में खवातीन की मंडी कहा जाता है। इन बाजारों में रोजाना सैकड़ों कम उम्र लड़कियां लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ अगवाशुदा होती हैं तो कुछ गुर्बत से मजबूर होकर बेच दी जाती हैं। और यह लड़कियां सिर्फ बेची ही नहीं जाती हैं, बल्कि ऑर्डर पर एक दूसरी जगह पर भेजी भी जाती है। इनमें से कुछ लड़कियां तो यूरोप और एशिया तक भी भेजी जाती हैं। एक बार इस बाजार में आने वाली लड़की का नाम, उसकी पहचान, सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ खुलेआम हो रहा है तो फिर हुकूमतें कहां पर हैं? पुलिस क्या करती है? क्या कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है? तो सुनिए, इससे पहले हुकूमतें सोई हुई थीं, पुलिस बिकी हुई थी। लेकिन अफ्रीका में अब एक ऐसा जिंदा इंसान उठा है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखता है, और वह है इब्राहिम तरोरे। यह एक ऐसा लीडर है जिसने इन बाजारों को खतरा नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा है। इब्राहिम तरोरे ने हुकूमत में आते ही
इंसानी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बना डाली है, अपने कानून में सख्ती की। फिर इन्होंने खुफिया बाजारों पर छापे मारे और दर्जनों लड़कियों को आजाद करवाया। इनकी हुकूमत में औरतों की तालीम, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए। इनका पैगाम है कि जब तक औरत महफूज नहीं है, मुआशरा आजाद नहीं हो सकता है। दोस्तों, अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी औरत की जिंदगी एक अजियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है, एक ऐसी है जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता है और ना ही कोई उसकी आवाज होती है। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे बहा दिया जाता है या फिर बाजार में उसे बेच दिया जाता है। और यही नहीं, यहां पर लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है, क्योंकि इल्म को सिर्फ मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। ना उसकी राय की कोई कीमत होती है और ना ही उसके ख्वाबों की कोई कीमत होती है। यह वह मुआशरा है जहां पर बेटियों को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा जाता है। लेकिन अब एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बुर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम तरोरे ने इन जालिमाना रिवायत को चैलेंज किया है। यह सिर्फ हुकूमत नहीं चला रहा है, बल्कि यह जहनों को आजाद कर रहा है। अब वह ऐसे इलाकों में जाकर आवाम को बता रहे हैं कि औरत कोई बोझ नहीं है, बल्कि कौम की बुनियाद है। आज इब्राहिम तरोरे हर लड़की को उसका हक दे चुके हैं। और यही नहीं, आज इनकी हुकूमत ने औरतों की तालीम और उनकी बेहतरी के लिए नए नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब एक बार इब्राहिम तरोरे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक जगह पर उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां और कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रही हैं, जिन्हें देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया। उसे लगने लगा था जैसे यहां पर इन लड़कियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। ये देखकर इब्राहिम तरोड़े वहीं पर ही रुक गया और उन लड़कियों के सामने पहुंच गया। इतने में एक लड़की फौरन ही आगे आई और कहने लगी कि क्या आपका नाम इब्राहिम तरोरे है? तो यह सुनकर इब्राहिम तरोरे ने अपना सर झुकाकर हां में जवाब दिया। इसके बाद वह सारी लड़कियां इब्राहिम तरोड़े के सामने आ गईं और उनको इस तरह से देखने लगी जैसे कि उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहनों, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आपका जरियाए माश क्या है, यानी कि आपका धंधा क्या है। तो यह सुनकर जो लड़की सबसे आगे खड़ी थी, उसने अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से एक लड़की कहने लगी कि हमारा धंधा जिस्म फरोशी का है। बस इतना सुनना था। इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर दिल ही दिल में अस्तगफार करने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले कि मेरी बहनों, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने गुनाह के इस रास्ते को चुना है? तो इस पर एक लड़की कहने लगी, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना है, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहां पर ले आई है। तो किसी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती यहां पर लाया गया है। इस तरह से सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कि साहब, यहां हर कोई मजबूर है, कोई भी अपने शौक से यह घिनौना काम नहीं करती है। यह सुनकर इब्राहिम तरोरे रो पड़े और फिर इतना ज्यादा रोए कि उनकी हिचकियां बन गईं। और फिर इसके बाद काफी देर तक वह रोते रहे। इन्हें रोता हुआ देख वो लड़कियां भी रो पड़ी थीं। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं कि समाज ने तुम सबको इस गंदे रास्ते पर पहुंचा दिया है, मगर क्या तुम अपने रब पर यकीन नहीं रखती हो? यह सुनकर उन सारी लड़कियों ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गई। फिर इब्राहिम तरोरे ने कहा कि मेरी बहनों, मैं मानता हूं कि तुम सब इस दलदल में फंस गई हो और अब इसमें से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम सब वादा करो तो तुम सब इस गुनाह से जरूर निकलोगी और अल्लाह से तौबा करोगी। मेरा रब न सिर्फ तुमको बख्श देगा, बल्कि तुम्हें यहां से निकाल भी देगा और फिर ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रिज़्क अता करेगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। यह सुनकर वह सारी लड़कियां रोने लगीं और कहने लगीं, साहब, आपका यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। इस पर इब्राहिम तरोरे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला इसका भी कोई हल जरूर निकाल देगा। और हां, मैं अभी एक ऐसी खातून को फोन करता हूं
जो एक बहुत बड़ी एनजीओ से ताल्लुक रखती है। वो तुम सबका न सिर्फ निकाह का बंदोबस्त कर देगी, बल्कि आप सबकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप अपने दिल में यहां से निकलने का पक्का इरादा कर लो। यह सुनकर वो सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगी, क्योंकि वह सब इस नजासत वाली नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने उन सब लड़कियों से कहा कि अभी तुम सब अपनी नमाजें तौबा अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारी यह जगह पाक और साफ होनी चाहिए। फिर उन सब लड़कियों ने वादा किया और फिर नमाजें तौबा पढ़ने लगी। फिर इब्राहिम तरोरे ने अपने लोगों से कहा कि जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, याद रखो, इस्लाम से पहले अरब में भी लड़कियों का सौदा होता था। उन्हें सिर्फ इसलिए बेच दिया जाता था ताकि उनकी कमाई से मर्द पैसा कमा सके। और यही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी जिंदा बच्चियों को मिट्टी में भी दफन कर दिया करते थे। तब उस वक्त दुनिया में एक रोशनी आई, जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिन्होंने सबसे पहले औरत को इंसान का दर्जा दिया और ऐलान किया कि ए लोगों, औरत को बोझ न समझो और न ही माले तिजारत समझो। आपने साफ अल्फाज में कहा था कि जो मर्द किसी औरत को बेचकर या उससे पैसा कमाता है तो यह कमाई उसके लिए हराम है। याद रखें, इस्लाम वो पहला निजाम था जिसने औरत को जायदाद, विरासत, तालीम और निकाह की रजामंदी जैसे बुनियादी हकूक दिए। वो हकूक जो उस दौर में किसी भी कौम या तहजीब ने नहीं दिए थे। यही वो तालीम है जिसने इंसानियत को बता दिया है कि इज्जत का ताल्लुक लिबास या मकान से नहीं है, बल्कि अच्छी नीयत और किरदार से है। और यही नहीं, आज भी जब हम अफ्रीका में औरतों की नीलामी की दास्तान सुनते हैं तो दिल यही कहता है कि काश वही पैगामे मोहम्मद हम दिल से अपना लेते तो कोई भी लड़की रुस्वा ना होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे को अल्लाह के प्यारे नब्बी की उन बाबरकत तालीमात को पूरे अफ्रीका में आम करने का जरिया भी बना दे, और अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे की हिफाजत फरमाए, उनकी हर मुश्किल राह को आसान कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।